मुआवजा। उन्होंने कहा, सांप्रदायिक मानसिकता की उनकी सरकार में कोई जगह नहीं। इस महीने प्रदेश को कई मेगा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की मिलेगी सौगात। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण और अन्य परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्थापित होगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ। पीठ में प्रदेश के सकारात्मक नीतिगत परिवर्तनों पर होगा शोध। और 4 दिवसीय छठ पर्व की भक्ति में सजे नदियों के घाट। नहाय खाए से शुरू लोक आस्था का महापर्व। भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर कुशलता और समृद्धि की होगी कामना। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह। अब जिलों के समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कैराना के दंगा पीड़ितों को सरकार मुआवजा देगी। कल कैराना जिले के 1 दिवसीय दौरे पर उन्होंने सांप्रदायिक दंगे के बाद पलायन के बाद वापस आए परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कैराना में पीएसी कैंप समेत 425 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार की नीतियों से परेशान होकर जिन लोगों ने पलायन किया था, सरकार उन्हें मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी पहचान रखने वाला कैराना पिछली सरकार के कार्यकाल में अराजकता का केंद्र बन गया था और इसकी पहचान बदलने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सोच और मजहबी मानसिकता रखने वाले लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे तो उन लोगों की दर्द पर मरहम लगाया जिन्होंने कभी दंगों का दंश झेला था और उसके बाद अपना घर बार छोड़कर पलायन कर गए थे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी समेत राज्य की सभी विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। उन्होंने उत्पीड़न के शिकार लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि लोगों को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित कर पलायन के लिए मजबूर किया गया। हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। इस दौरान पीड़ित परिवारों ने भी अपना दर्द बयां किया और बताया कि किन परिस्थितियों में उन्हें घर बार छोड़ना पड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। इस मौके पर 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएसी की बटालियन की आधारशिला भी रखी गई। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर और कैराना का मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि देश की आन बान और शान पर आंच आने वाला मुद्दा है। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब निर्दोष लोगों के घर जलाए जा रहे थे तब जातिवाद की राजनीति करने वाले नजर नहीं आते थे। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या में राम के भव्य मंदिर का कार्य भी शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश में गुलाबी ठंड और विधानसभा चुनाव की आहट से पहले कई मेगा परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। योगी सरकार परियोजना रूपी उपहारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से प्रदेश को सौंपने की तैयारी में है। इनमें से कुछ परियोजनाओं की प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे तो कुछ का शिलान्यास। इन उपहारों के सिलसिले में 13 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ 16 नवंबर को लगभग 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 340 किलोमीटर
किलोमीटर से अधिक लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर में लोकार्पण करेंगे। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी किला परिसर में महारानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे और साथ ही नल से जल योजना सहित कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ओर से लगाई जा रही फैक्ट्री के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस फैक्ट्री में स्वदेशी तकनीक से आकाश मिसाइल में प्रयुक्त होने वाली प्रणोदन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को ही गौतम बुद्ध नगर के जेवर में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री गोरखपुर जिले में बंद पड़े खाद कारखाने का लोकार्पण और एम्स का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का लोकार्पण भी अगले महीने करेंगे। योगी सरकार प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाले 595 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का भी प्रधानमंत्री के हाथों अगले माह शिलान्यास कराने की तैयारी में है। प्रयागराज में कल केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उपाधि प्राप्त छात्रों को डिग्री और मेडल प्रदान किए। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आशीष कुमार चौहान, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल रहे। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों को मेडल और पीएचडी की उपाधि दी गई। आयोजन में कुल 263 छात्रों को अलग अलग श्रेणी में मेडल प्रदान किए गए। केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय के 3 नवनिर्मित इमारतों का उद्घाटन भी किया, जिसमें महिला छात्रावास, इंटरनेशनल हॉस्टल और एक्टिविटी सेंटर शामिल है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में 5 वर्ष के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस शोध पीठ के जरिए उत्तर प्रदेश के विकास और सकारात्मक नीतिगत परिवर्तनों पर शोध होगा। जिस भारत की शिक्षा व्यवस्था अपना पूंजी है, अनेक आक्रांताओं के हम शिकार हुए हैं, अनेक संघर्ष इस भूखंड में हुए हैं, लेकिन आखिर क्या वो हस्ती है जो हमारे साहित्यकार ने कहा है, भारत वो हस्ती है, वो मिटती नहीं है, शायद उसकी आत्मा ही भारत की शिक्षा है, भारत की संस्कार है। आज देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आधारित अपने को बनाएगा, अपने विद्यार्थियों को उस प्रकार से प्रशिक्षित करेगा, अपने प्राध्यापक प्राध्यापिका को उस ढंग से ढालेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। प्रयागराज में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केपी इंटर कॉलेज परिसर में भाजपा के 6 जिलों प्रयागराज, महानगर, गंगापार, जमुनापार, प्रतापगढ़, कौशांबी और फतेहपुर के कार्यकर्ताओं की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। ये बैठक विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों की समीक्षा करने हेतु की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए पार्टी में लगातार काम किया जा रहा है और लोक कल्याण की योजनाओं को जनता तक ले जाना हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रयागराज सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी, प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता शामिल रहे। सत्ता पक्ष के नाते पार्टी की दायित्व बनती है संगठन को तंदुरुस्त करके लोक कल्याण की बातों को जनता तक ले जाना। पार्टी अभी पूरा प्रदेश भर में संगठन की ओर से बूथ रचना, मंडल, विधानसभा स्तरीय संगठन, जिला स्तरीय समन्वय, ये सारे कामों में लगी है। अभी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे में आए थे। सदस्यता अभियान अभी हमारी पुरजोर प्रदेश में चल रहा है। अनेक प्रकार की संगठनात्मक बैठक भी चल रही है। लोक कल्याण के अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम भी हो रहा है।
लखीमपुर हिंसा मामले की जांच पर सर्वोच्च न्यायालय ने असंतोष जताया है। साथ ही कहा है कि इस मामले की जांच के लिए दूसरे हाईकोर्ट के पूर्व जज को नियुक्त करना होगा। मुख्य न्यायाधीश एमवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने सोमवार को कहा कि यूपी पुलिस की स्थिति रिपोर्ट में कुछ नहीं पाया गया है, जबकि अदालत ने इसके लिए अतिरिक्त समय दिया था। प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थिति रिपोर्ट पर असंतोष प्रकट करते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। न्यायाधीशों ने जांच प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दूसरे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में इसकी जांच कराई जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने दोनों प्राथमिकी की जांच अलग अलग की जाए, इसकी बात कही। साथ ही इसकी अलग अलग चार्जशीट दाखिल की जाए। 4 दिन का लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ कल शुरू हो गया। कोरोना महामारी के चलते कई पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन लोगों के जुनून और आस्था में कोई कमी नहीं है। सोमवार को नहाय खाए के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले सूर्य उपासना का पर्व छठ की शुरुआत हो गई। संतान की सुख समृद्धि, दीर्घायु की कामना के लिए मनाई जाने वाली छठ पूजा उत्तर भारत के निवासियों का प्रमुख त्योहार है। उत्सव देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिलता है। दिल्ली से लेकर पटना तक छठ की छटा देखते ही बनती है। इस दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। पटना में गंगा नदी के किनारे छठ करने वालों की भीड़ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनपदीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वैक्सीनेशन और छठ पूजा सहित कार्तिक माह में संपन्न होने वाले पर्वों एवं मेलों के प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी कोरोना टीकाकरण के कार्य को पूरी गंभीरता से लेकर प्रभावी ढंग से संपन्न कराएं। कोरोना टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी प्रतिदिन चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोरोना टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने 10 और 11 नवंबर को छठ पर्व के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ आदि महानगरों में नदियों, सरोवरों आदि के तटों पर साफ सफाई तथा भीड़ भाड़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जनपदों में छठ का पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाता है, उन जनपदों में जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्तिक मास में अयोध्या में 14 कोसी एवं पंचकोसी परिक्रमा के मद्देनजर परिक्रमा मार्ग की साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा, प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था सहित अन्य जन सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। टीम फायरफॉक्स ने अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स के जाने माने चालक नजीर हुसैन की याद में नजीर हुसैन मेमोरियल ड्राइव का आयोजन किया है, जो ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर उत्तराखंड के लेंसडाउन, मंसूरी से हिमाचल प्रदेश के कुफरी होते हुए मनाली में 12 नवंबर को खत्म होगी। ग्रेटर नोएडा स्थित क्राउन प्लाजा होटल से थल सेना अध्यक्ष एम नरवड़े ने एनएच मेमोरियल ड्राइव रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एनएच मेमोरियल ड्राइव रैली ड्राइव के लिए 15 स्पोर्ट्स व्हीकल भी उपलब्ध कराए गए हैं। टीम फायरफॉक्स की ओर से आयोजित इस 1107 किलोमीटर ड्राइव में देश भर से 90 के करीब टीम हिस्सा ले रही हैं, जो ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर उत्तराखंड के लेंसडाउन, मंसूरी से हिमाचल प्रदेश के कुफरी होते हुए मनाली में 12 नवंबर को संपन्न होगी। राजपूत रेजिमेंट के 100 साल पूरे होने, 1971 युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज लखनऊ मध्य कमान से राजपूत रेजिमेंट के जवानों द्वारा दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ को मेजर जनरल राजीव शर्मा, जीओसी मध्य उत्तर प्रदेश सब एरिया ने झंडी दिखाकर रवाना किया। राजपूत रेजिमेंट के ये जवान कन्नौज होते हुए फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कैंट स्थित अपने रेजिमेंट सेंटर पहुंचेंगे। इस दौरान ये जवान लगभग 184 किलोमीटर की दूरी 3 दिन में तय करेंगे। रास्ते भर ये जवान अपने राजपूत रेजिमेंट की शौर्य गाथाओं से लोगों को अवगत कराएंगे। रास्ते में इन जवानों का स्वागत पूर्व सैनिक और उनके परिवारजन करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद रामपुर में 2,595.29 लाख रुपए की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 3,763.72 लाख रुपए की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विरासत का देश है और दुनिया की इस सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने का दायित्व भी हम सभी पर है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की श्रृंखला का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भूमाफिया को गरीबों, दलितों, वंचितों और व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा नहीं करने देंगे। रामपुर जनपद बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहा है। बड़े प्रोजेक्ट, गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू कराने के साथ साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने लगातार कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर में 147 भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है, जिनसे 640 हेक्टेयर भूमि को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त भी कराया गया। हर हाल में दुनिया की सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने का दायित्व भी हम सब पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होना और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। हमारे पर्व और त्योहार भाइयों बहनों इसी विरासत के हिस्से हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों ने इस रामपुर की विरासत को भी नष्ट करने का षड्यंत्र किया था और इसीलिए हम लोग बार बार आए थे ये कहने के लिए कि रामपुर की विरासत को भी छूने रखेंगे, लेकिन किसी भूमाफिया को सत्ता के संरक्षण में रह करके गरीबों, दलितों, वंचितों, व्यापारियों की संपत्ति पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। प्रदेश में कैसे प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुंच हो और उसको गुणवत्तापरक शिक्षा मिले तथा शिक्षकों का कक्षा के काम में सुधार हो, इसी उद्देश्य को लेकर जनपद चित्रकूट में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यशाला का आयोजन मंदाकिनी भवन सीतापुर में किया गया, जिसका शुभारंभ बांदा चित्रकूट सांसद RK सिंह पटेल और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिंह ने किया। इस कार्यशाला के माध्यम से बांदा और चित्रकूट जिले के 20 शिक्षकों को दक्षता संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कैसे नई शिक्षा नीति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षा के माध्यम से बच्चों की दक्षता को विकसित किया जा सके बताया जाएगा। चित्रकूट जिला आकांक्षा जिला है, वैसे भी इस आकांक्षा जिला को डेवलप करके हमारी सरकार ने आगे की लाइन में लाने का काम किया है और बहुत कुछ सुधार हुआ है। लगातार 4-4.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने इस जिले को कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करने का काम, शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने का काम, बिल्डिंगों में सुधार करने का काम, जो लोग कच्ची फर्शों में बैठते थे वहाँ पर आज टाइल्स लग गई हैं। बिल्डिंगें आज आपको रंगी पोती दिखाई दे रही हैं। कभी इन बिल्डिंगों में हमारी बिल्डिंगें हुआ करती थी, उनमें घास और काई लगी होती थी। आज परिषदीय स्कूलों को चमचमाता हुआ देखा जा सकता है अपने चित्रकूट जिले में। तो कायाकल्प के माध्यम से आज स्कूलों का कायाकल्प किया गया, शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लगातार हो रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के माध्यम से, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर संघ के सहयोग से, एजुकेशन इंटरनेशनल के भी सहयोग से
और इसमें अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे शैक्षिक संगठन हमारा सहयोग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं उनको गुणवत्ता शिक्षा में दक्ष कर सकें, उनके प्रोफेशनल को हम लोग उनको डेवलप कर सकें, मतलब उनकी दक्षता का संवर्धन कर सकें। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि गुणवत्तापरक शिक्षक भी हो, और जब तक शिक्षक दक्ष नहीं होगा, ट्रेंड नहीं होगा, तब तक वो बच्चों का मनोविज्ञान नहीं जानेगा, तब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकेगा। इसलिए हमें ऐसे सेमिनारों की, ऐसे आयोजनों की और टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हमें इन आयोजनों की आवश्यकता पड़ी है। बुंदेलखंड के ललितपुर में किसान प्रभुदयाल ने अपनी परंपरागत खेती से हटकर कठिया गेहूं की बुआई कर अपने साथ साथ कई किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया है। प्रभुदयाल ललितपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक नितिन पांडे से संपर्क कर कठिया गेहूं की प्रजाति HI 8713 पूसा मंगल की बुआई कर 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त कर 12 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त करने में भी सफल हुए हैं। प्रभुदयाल का मानना है कि हमारे जनपद की परिस्थिति में जहां केवल 2 से 3 सिंचाई में ही अधिक उपज मिल जा रही है, वहीं बाजार में 1.5 गुना रेट भी अधिक मिलने से अन्य किसान भी आगे आ रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नितिन कुमार पांडे का मानना है कि कम पानी चाहने वाली कठिया गेहूं की इस उन्नतशील प्रजाति का प्रयोग दलिया, सूजी व पास्ता तैयार किए जाने के कारण किसानों को बाजार में अधिक मूल्य का फायदा मिलने से किसानों की इनकम भी बढ़ रही है। इसकी कठिया गेहूं की अच्छी पैदावार होती है और 3 पानी में अच्छा होती है, किसानों के लिए बहुत सही है। कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर जो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित है, वर्ष 2018 में इनके द्वारा किसानों को जो है कठिया गेहूं HI 8713 पूसा मंगल प्रजाति का बीज उपलब्ध कराया गया और किसानों द्वारा ये बीज लगाया भी गया। और किसान सबसे बड़ी समस्या जो बुंदेलखंड के पानी को लेकर है, इस पानी की समस्या को देखते हुए हम लोगों द्वारा इस प्रजाति को यहाँ प्रसारित किया जा रहा है। विज्ञान केंद्र से हमें कठिया के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि कम पानी में पैदावार होती है। हमने उसको लगाया, पहली साल 40 केजी का 20 कुंटल पैदा किया। पिछली साल हमने 15 कुंटल का 700 कुंटल पैदा किया, अन्य किसानों को भी दिया, जिससे हमें 12 लाख की आमदनी हुई। बाराबंकी जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में मिशन द सरदार पटेल द्वारा 19वां पटेल जयंती समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जंग बहादुर पटेल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला और प्रदेश महामंत्री प्रियंका सिंह रावत सहित जिले के विधायक समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भोजपुरी फिल्म कलाकार सत्यप्रकाश और कश्मीर में शहीद संदीप वर्मा की पत्नी शशि वर्मा को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही जिले के 22 वर्षीय युवा आदर्श कांत शुक्ल को उनके प्रथम प्रयास में ही IPS परीक्षा में सफल होने पर उनको भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला ने कहा कि सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, अगर सरदार पटेल न होते तो भारत का नक्शा भी नहीं बनता। वर्तमान में जो भी है सब उन्हीं की देन है, उनके ही परिश्रम और मेहनत की बदौलत आज भारत का नक्शा बन पाया है। आप जिस सुविधा से आइए वहाँ बहुत ही अच्छा प्रबंध है। अब सीधी ट्रेन भी वहाँ जा रही है, बड़ौदा से फ्लाइट भी जा सकती है। आने जाने में, रहने में कोई असुविधा नहीं है। आज दुनिया का सबसे ज्यादा मुलाकात लेने का स्थान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गया। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में कल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की उपलब्धियों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर आजाद सिंह पवार ने जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 के संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान प्रमुख उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा निर्देशित वैश्विक रूपांतरण एवं समुचित भूमि उपयोग को प्रोत्साहित करने के संबंध में बताया, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने, रोजगार एवं अर्थव्यवस्था को गति देने तथा धरती को बचाने आदि उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। भारत का नाम हुआ है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने
हमारे देश के लिए आह्वान किया है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल खेती का। हम आपके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कार्बन न्यूट्रल खेती संभव है, टिकाऊ खेती संभव है और उसकी तकनीकी इस संस्थान के पास है और हम इसको साझा कर रहे हैं कृषि विश्वविद्यालयों के साथ, दूसरे संस्थानों के साथ और जो दूसरे संगठन हैं, एनजीओज हैं, उनके साथ भी हम इसको साझा कर रहे हैं और आगे करने के लिए भी तैयार हैं। हमने इसमें सबसे अच्छा जो कार्य किया है कि हमने समेकित कृषि प्रणाली को जैविक खेती के रूप में परिवर्तित किया है। 2016 में इसी संस्थान ने इस कार्य को शुरू किया था। इससे पहले जैविक खेती और कृषि प्रणाली अलग अलग तरीके से की जा रही थी। हमने इन दोनों को एक साथ किया। उससे अभी जो बात हुई थी कि क्या ये महंगी है, महंगी नहीं है, ये और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको कम कर रही है और कम करने के साथ साथ जो है उत्पाद जो है उसकी गुणवत्ता में ये सुधार ला रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद रायबरेली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जनपद के प्रत्येक गांव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनपद की 35 लाख जनता को आजादी के 75 वर्ष बाद अशिक्षा, गरीबी व विधिक जागरूकता के अभाव के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इसी कड़ी में जनपद के बछरावा ब्लॉक के शेखपुर समोदा गांव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुमित कुमार रहे। शिविर में उन्होंने कहा कि सरकार जनता के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। लोगों में जागरूकता और जानकारी के अभाव के कारण सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एक विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर घर तक, गांव तक जाकर लोगों को उनके विधिक अधिकार बताना और विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य और उद्देश्यों से परिचित कराना है, ताकि अगर किसी को आवश्यकता पड़े तो उसका योजनाओं का लाभ उठा सके। कितने कार्यक्रम हमारे यहाँ 75वीं आज़ादी वर्ष मनाया जा रहा है। हमारे गांव में विधिक साक्षरता अभियान के उसमें कैंप लगाया गया है। जो हमारे जो अधिकारों के जो हमारे नियम हैं वो हम लोगों को बताया गया है। उसी में हम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुल्तानपुर दौरे के तीसरे दिन कल पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका संजय गांधी ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ढग्गूपुर गांव में मेहंदी उपवन की स्थापना करते हुए समूह की महिलाओं के साथ पौधरोपण किया। इसके पूर्व श्रीमती गांधी ने पहाड़पुर, बौरा जगदीशपुर, कीलापुर समेत 1 दर्जन गांव में जन चौपाल के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण किया। श्रीमती गांधी ने कूरेभार ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का शुभारंभ भी किया। इसके साथ साथ श्रीमती गांधी ने फुलौना गांव में धान की कटाई कर रहे किसान जग बहादुर वर्मा के पूरे परिवार से मुलाकात कर उनका दुख दर्द जाना। श्रीमती गांधी ने किसान परिवार को एक पशु शेड तत्काल देने का आश्वासन दिया है कि पूरे देश में लोग मेहंदी इस्तेमाल करते, पूरे देश में, और केवल एक जगह में बनता है और वो है राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सोजात। अब अगर वो बना सकते तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते हैं। वहाँ करोड़ों रुपए की मेहंदी रोज बिकती है। शादी के मौसम में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों खरीदते हैं। विदेश में इजिप्ट हो या पाकिस्तान, इंग्लैंड हो या यूएस, सब लेते हैं मेहंदी। तो क्यों नहीं हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में सब जगह मेहंदी चलाएं। इसमें ना पानी की ज़रूरत है, ना इसको नीलगाय खाती है। इसको गंभीरता से लेकर के शुरुआत किया है और अगर हर गांव में होगा तो ये वक्त आएगा कि गांव को फिर मनरेगा का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फिर तो अपने लाखों रुपए खुद कमाएं, बेचें और ये पैसों से अपने आप को आबाद करें। अंत में जिले के प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना में कहा कि सरकार पलायन और दंगा पीड़ितों को देगी मुआवजा। उन्होंने कहा सांप्रदायिक मानसिकता की उनकी सरकार में कोई जगह नहीं। इस महीने प्रदेश को कई मेगा परियोजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास की मिलेगी सौगात। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण और अन्य परियोजनाओं का होगा शिलान्यास।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्थापित होगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ। पीठ में प्रदेश के सकारात्मक नीतिगत परिवर्तनों पर होगा शोध। और 4 दिवसीय छठ पर्व की भक्ति में सजे नदियों के घाट, नहाय खाए से शुरू लोक आस्था का महापर्व। भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर कुशलता और समृद्धि की होगी कामना। जिले के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।